नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान मच गया है, क्योंकि ओबीसी वर्ग छत्तीसगढ़ में एक बड़ा वोट बैंक है, जिसे कांग्रेस हो या बीजेपी सभी अपने पाले में लाना चाहते हैं। सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इतना ही नहीं, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट में चुनौती के बाद इस पर रोक लगा दी गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इन वर्गों की सही हालत की जानकारी मांग ली। सरकार भी छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइड डाटा आयोग के जरिए सर्वेक्षण कराने लगी। सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि अब तक आपने आंकड़े क्यों नहीं दिए। सरकार का कहना है कि काम चल रहा है, लेकिन उधर वो आंकड़े मीडिया में आने के बाद अब मामला और ज्यादा संजीदा हो गया है। इसके अलावा रोजगार को लेकर घमासान है। यह मामला सिर्फ आरक्षण का नहीं है। आपको बता दें, इस आरक्षण की लेट लतीफी के चलते कई लोगों के रोजगार के सपने अटक गए हैं। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए जल्दी से हम देख लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। बीजेपी ने क्या आरोप लगाए हैं और कांग्रेस ने क्या जवाब दिया है, सुनिए। हो गया, रिपोर्ट हो गया, तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए माननीय भूपेश बघेल जी को तुरंत अध्यादेश जारी करके ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% और छत्तीसगढ़ में एससी के लिए 14% था। तो जब ये नया अध्यादेश लाके उनको तत्काल 24 घंटे वाले मुख्यमंत्री को ये आरक्षण लागू करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नौजवानों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से शराब बेचना सिखाया जा रहा है। शराब बेचने के लिए आउटसोर्सिंग कंपनियां की गई हैं, वो छत्तीसगढ़ के नौजवानों से शराब बेचवा रही है और उसको ही सरकार नौकरी मान रही है। और जो हेरा फेरी हो रही वो छत्तीसगढ़ के जवान भुगत रहे हैं, और जो उनके सुपरवाइजर है जो चेक करते हैं वो सब यूपी बिहार से लाए गए हैं। तो यदि कहीं हेरा फेरी हुई है तो दारू बेचना पीना भी सीख रहे हैं और उनके ऊपर मुकदमा भी बन रहा है। साल तक इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अजय चंद्राकर उसमें मंत्री थे। 15 साल तक उन्हें ओबीसी आरक्षण की याद क्यों नहीं आई? 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी नौकरी के द्वार युवाओं के लिए बंद रखा था। कभी भी युवाओं को रोजगार देने की बात अजय चंद्राकर ने नहीं कही। आज जब हमारी सरकार ओबीसी आरक्षण के प्रावधान करती है, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान करती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी मिल निकाल रही है। हम सवाल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया ओबीसी आरक्षण के लिए? अजय चंद्राकर को इसका जवाब देना चाहिए। तो आइए सवाल देख लेते हैं क्या है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। ओबीसी आरक्षण पर अब तक पेच फसाद, सरकारी नौकरी की उम्मीदों पर ब्रेक लगा। 27% ओबीसी आरक्षण का ऐलान किया, डेटा तैयार हो गया तो अब तक जारी क्यों नहीं किया? अगर ये तैयार है तो जारी क्यों नहीं? नौकरी रोजगार पर दावा किताबी, बीजेपी को क्यों दिखी कांग्रेस की नीयत में खराबी? ये भी बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण पर सियासत कब खत्म होगी? बेरोजगारी की आफत। दरअसल बेरोजगार जो है वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर 14 से 27% आरक्षण होता है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलता है, तमाम ये तकनीकी दिक्कतें दूर होती हैं, तो जाहिर सी बात है नौकरी के ज्यादा अवसर मिलेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अजय साहू जी। अजय जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नरेश गुप्ता जी जुड़े हैं हमारे साथ। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज हमने वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी को भी आमंत्रित किया है। संजीव जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले नरेश गुप्ता जी, आपके पास आता हूं। आप कोई भी उंगली उठाते हैं ना, तो एक सवाल तो ऐसा है जो मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा कि आप 3 साल पे हमारे लिए कह रहे हैं, आपने 15 साल में क्या कर लिया? आपको आरक्षण पर इसलिए बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि आपने 15 साल में आरक्षण पर कुछ किया नहीं। अब आप उंगलियां उठा रहे हैं, यह कहा जाता है। तो सर, इसका जवाब पहले दे दें। इसका जवाब बहुत सीधा सा है। ये चुनाव घोषणा पत्र पर बोलकर उस आधार पर जनता को दिग्भ्रमित कर मत लेकर सत्ता प्राप्त किए हैं।
और हद तो तब हो गई जब इन्होंने आरक्षण की घोषणा करने के बाद जो व्यक्ति इसके खिलाफ कोर्ट में गया, उस व्यक्ति को सरकार की बदनीति और दुर्नीति का कल्पना करिए, उसको शासन ने प्रिविलेज पोस्टिंग दी है, उसको अपॉइंटमेंट दिया है, सरकार में उसको संरक्षित किया है कि आप कोर्ट में जाइए, इस आरक्षण को रोकवाइए। ये ऐसे लोगों को उन्होंने स्थान दिया है और सरकार की नीयत दिख रही है। और ये आप तो बोल के आए थे ना हम ये करेंगे, उसका क्या हुआ? अब तो आपको डाटा का भी प्रॉब्लम नहीं रह गया, डाटा भी सारे चूज आ चुके हैं, अब क्यों नहीं करते हो? बाकी जगह जब मुख्यमंत्री 24 घंटे की घोषणा करते हैं तो यहाँ पर भी 24 घंटे में ओबीसी आरक्षण की कार्यवाही क्यों नहीं? जब डाटा अवेलेबल है तो करना चाहिए, और यदि डाटा झूठा छप रहा है तो सरकार को झूठे डाटा के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। या तो सरकार झूठ बोल रही है या और दूसरे तंत्र झूठ बोल रहे हैं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, और सरकार की नीयत यहीं पर दिखती है। सरकार बदनीति से काम कर रही है और इसको कोर्ट में ले जाकर स्टे कराने वालों को उपकृत करती है। ना देखिए नरेश जी, आपका जो दूसरा पॉइंट है वो मैं बहुत अच्छा समझ रहा हूं, और जो पहला पॉइंट है उसको लेकर के मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि शायद दलील उतनी अच्छी नहीं है। अगर पूरी सरकार में काम करने वाला, जिसमें लाखों कर्मचारी हैं, कोई शख्स सरकार के किसी फैसले से इत्तेफाक नहीं रखता तो कोर्ट जाने का उसको नैसर्गिक अधिकार है, और वो चला गया तो उससे उसके कार्य क्षमता या काम को लेकर के उसके प्रमोशन को जोड़ना ये ठीक मुझे नहीं लगता। पहली चीज, मैं सरकारी की बात कर रहा हूं। आई एम आस्किंग अबाउट द प्रिविलेज पोस्टिंग गिवन बाय द गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, प्रिविलेज पोस्टिंग दी गई है, नौकरी नहीं दी गई है। ठीक है, प्रिविलेज अपॉइंटमेंट, मंत्रियों के समकक्ष दर्जा देने का जो सरकार एक कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में अपॉइंटमेंट आउट ऑफ एनी ना, तो लोग सिस्टम जो है, मुझे लगता है, मैं नरेश जी वही कह रहा हूं, लेवल पर नरेश जी मुझे लगता है कि अगर सिर्फ आप तो फिर ये फोर्स कर रहे हैं कि जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाए सिर्फ उसी ही बड़ी पोस्ट दी जाए, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। लेकिन हाँ, दूसरा आपका तर्क है, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि अगर डेटा है तो उसे क्यों छुपाया जा रहा है, और अगर वो गलत है तो क्यों उसका खंडन नहीं किया जा रहा। अजय साहू जी, ये बड़ा सवाल है। अगर डेटा आ गया है आपके पास, क्वेंचेबल डेटा, तो आप मुझे बताइए कि उसे लेकर के सरकार सामने क्यों नहीं आ जा रही और जल्दी से इस मामले का पटाक्षेप क्यों नहीं कर देती, ताकि हमारे युवा बेरोजगार जो बैठे हैं उन्हें न्याय मिल जाए, नौकरी मिल जाए। अजय भाई, देखिए अभिलाष जी, ये पूरा मामला जो है अभी न्यायालय में लंबित है। माननीय न्यायालय ने इसके लिए एक आयोग का गठन किया है और आयोग के माध्यम से गणना का कार्य जारी है। भारतीय जनता पार्टी को क्या नैतिक अधिकार बनता है इस पर सवाल उठाने का? 15 वर्षों तक इनकी सरकार रही, इन्होंने इस दिशा में कुछ नहीं किया, आज राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ये अजय चंद्राकर जी दिशा निर्देश दे रहे थे कि सरकार को क्या करना चाहिए, तो अजय चंद्राकर जी, आपके दिशा निर्देश की और आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। इस प्रदेश में क्या होना चाहिए, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उसके लिए सक्षम है। आपको सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। जब आप सरकार में थे तब आपने इस प्रदेश के ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया, यह आपको बताना चाहिए। दूसरी बात, नरेश जी कह रहे थे कि हमने घोषणा पत्र में लिखा है, संकल्प लिया है। आपने भी संकल्प लिया था, आपने कहा था 300 रुपए किसानों को धान का बोनस दिया जाएगा, शिक्षा कर्मियों का संविलियन सरकार आने के 10 दिन के अंदर किया जाएगा। 15 वर्ष लग गए संविलियन होने को, सरकार तो चली गई, आपने तो मत तक की स्थापना नहीं की थी। तो छलने का काम, धोखा देने का काम अगर इस प्रदेश की जनता को किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया है। आज ये जिस तरीके से राजनीति करने और उसका श्रेय लेने का काम कर रहे हैं, इसको छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जान रही है। इस प्रदेश का किसान जब इनसे अपने बोनस का पैसा मांगने जाता था, ये धारा 144 लगाया करते थे, पीठ में गोली मारा करते थे, किसान आत्महत्या करता था, तब ये उसको अय्यास और शराबी बताया करते थे। आज ओबीसी वर्ग के हितों की बात करते हैं। अरे हमारी सरकार ने तो ओबीसी वर्ग के लिए 27% के आरक्षण का प्रावधान किया, अब आप उसमें राजनीति कर रहे हैं। अगर इस देश का संविधान किसी को अधिकार देता है अभिलाष जी, तो वो कोर्ट नहीं, राष्ट्रपति के पास तक जा सकता है। इस पर किसी भी तरीके का शक शुबा करना इस देश में जो संविधान है। लेकिन मुझे ये बताइए, रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे आप? ये रिपोर्ट जो आंकड़े आ रहे हैं, ये फर्जी हैं क्या सर? जो मैं चला रहा हूं, मैं माफी के साथ आपको बता दूं, मैं इसको खुद स्वीकार कर लेता हूं कि जब ये लिखा जा रहा था तो मैंने कहा हम इसे चला देते हैं कि प्रचारित आंकड़े, लेकिन मैंने कहा नहीं, सरकार को पता है ये आंकड़े चल रहे हैं, आप आके औपचारिक तौर पर खंडन कीजिए, मैं औपचारिक तौर पर माफी मांगू, ताकि मेरे प्रदेश की जनता अगर गुमराह हो रही है तो ना हो, और अगर सरकार को छिपा रही है तो वो भी सामने आए। अब आप बताइए सर, ये आंकड़े मैं चला रहा हूं, ये ठीक है या नहीं, क्या कहेंगे आप?
देखिए अभिलाष जी, आंकड़े ठीक है कि नहीं है, इसका काम उच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी कर रही है, वो उसके लिए अधिकृत है। मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं, लेकिन हमारी सरकार पूरा संरक्षण दे रही है। हम चाहते हैं ओबीसी वर्ग के साथ साथ सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी, गरीबों के लिए 10% का आरक्षण का अगर प्रावधान किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ पे नौकरियां देने का काम करती थी। छत्तीसगढ़ के लोगों को सरकारी नौकरियों से वंचित रखने का काम संजीव जी के पास आता हूं। संजीव जी, देखिए रोजगार को लेकर के, आउटसोर्सिंग को लेकर के दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं। अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं आउटसोर्स करा के बच्चों से शराब बिकवाई जा रही है, और ये कह रहे हैं आउटसोर्स तो लेकर के ही आए थे बीजेपी वाले। अब कांग्रेस को इतना गुरोज है तो आउटसोर्स बंद कर दें। कौन कह रहा है इनको आउटसोर्स कीजिए, लेकिन करेंगे दोनों, पर एक दूसरे की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। और ऐसा ही हो रहा है ओबीसी आरक्षण को लेकर। सर, स्थिति क्या है वहां पर? देखिए विलास जी, आरक्षण का जो मामला है, खासकर जातिगत आरक्षण का जो मामला है, वो सामाजिक उत्थान का या सामाजिक तरक्की का, सामाजिक रूप से किसी को आगे बढ़ाने का मामला नहीं। ये एक समय था, अब नहीं है। तो अब ये पूरी तरह से राजनीतिक मामला है। आरक्षण के आधार पर राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर और भी कोई दल हो, राजनीतिक दल हो, वो अपने अपने फायदे को ही ध्यान में रखकर ये सारी चीजें करते हैं। और यहाँ भी यही हुआ है, जो सारे देश में हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक फायदा लेना ही है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में ओबीसी बहुत बड़ी संख्या में है, और बहुत बड़ी संख्या के होने के साथ साथ ये राजनीतिक रूप से प्रभावशाली भी है, यहाँ की राजनीति को प्रभावित करने का मादा भी रखते हैं और प्रभावित करते भी हैं। तो यही कारण है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो, दोनों अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक बड़ा वर्ग जो है, खासकर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो मैदानी इलाका है, छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका है, जिसको कहते हैं सरगुजा या सरगुजा का एक, या फिर बस्तर को छोड़ दें तो जो बीच का इलाका है, उसमें ओबीसी का प्रभुत्व है। और ओबीसी बहुत ऐसे, मुझे लगता है कि लगभग सारे जो मैदानी इलाकों की जो विधानसभा सीट है, सबको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं ओबीसी का। तो चूंकि राजनीतिक रूप से वो, या फिर वोटिंग पावर, या फिर जो भी आप कहें, वो पावरफुल होने की वजह से ये दोनों राजनीतिक दल उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संजीव जी, एक चीज मुझे संक्षेप में समझाइए, जब पता है कि ये फेवर में जाएगा ये मुद्दा, तो इसको हैंग ऑन करने का, लिंगर ऑन करने का रीजन क्या है? क्या इसके पीछे ये सोच है कि थोड़ा और चुनाव नजदीक आ जाए तब कुछ करेंगे तो पॉलिटिकल माइलेज पूरा ले पाएंगे, अभी मिलेगा तो शायद लोग भूल जाएं, उस टाइम गरम गरम मुद्दा रहेगा जो वोटों में भी तब्दील हो सकता है? देखिए, ये जो आंकड़े अधिकृत तौर पर अगर जारी करने होंगे तो वो तो ये सही बात है कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप ये कार्य हो रहा है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार दिशा निर्देश जैसे भी रहेगा उस हिसाब से आंकड़े जारी करेंगे। लेकिन ये तो निश्चित तौर पे ये सच है कि राजनीतिक रूप से इसका फायदा उठाने की कोशिश जो है वो दोनों दल करेंगे, यहाँ की जो भी राजनीतिक पार्टियां वो करेंगी। ठीक है, नरेश जी मैं आपके पास आता हूं। सर, मुझे आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इसे जानबूझ करके आगे टाला जा रहा है? और जहां तक आयोग की बात है, तो हाईकोर्ट के निर्देश पर आयोग बन तो जाता है, लेकिन रिपोर्ट उसे कब सौंपनी है वो आयोग समय मांग सकता है और समय मिलता भी है। तो टाइमिंग हर आयोग की, ये कहा जाता है कि राज्य सरकार ही तय करती है कि आपको आपकी रिपोर्ट अब सौंपनी है। ये हमने देखा है, या घोषित सत्य है, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। तो क्या नरेश जी आपको लगता है कि इसे चुनाव के आसपास ले जाकर के इस गुलदस्ते को खोला जाएगा ताकि इसकी खुशबू जो है वो वोटर्स को लुभा सके? देखिए अभिलाष जी, मैं जहाँ से शुरू किया था पुनः आपको रिपीट करता हूँ। आपको शायद वो बात नहीं ये लगी, जस्टिफाइड नहीं लगा। जो सरकार का एक अहम प्रोजेक्ट है, एक अहम योजना है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को 27% आरक्षण देना, गरीबों को 10% और 14% ये एससी का। तो ये एक अहम प्रोजेक्ट है। इस अहम निर्णय को वह व्यक्ति चैलेंज करता है कोर्ट में जाकर सरकार के खिलाफ, और चैलेंज करने वाले व्यक्ति को सरकार प्रिविलेज अपॉइंटमेंट देती है। मैं पोस्टिंग बोल गया था, भूल सुधार करता हूं, क्षमा चाहता हूं। प्रिविलेज पोस्टिंग नहीं, प्रिविलेज अपॉइंटमेंट देती है सरकार। तो सरकार की नियत यहां से शुरू होती है। ठीक है, हम ये ला देते हैं, जनता को भुलावे में रखते हैं और आप जाओ कोर्ट से स्टे करा दो। अब जहां तक सवाल है, जो उस कमीशन बना हुआ है, सरकार से पूछा गया आपको ये देने का क्या आधार है, कोई वेदर यू गॉट एनी डाटा,
तो सरकार ने बोला हम डाटा बना लेते हैं। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि डाटा हमें सबमिट करिए, और हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम आपको बताएंगे कितना करना है। सरकार को ये कहा कि आपके पास डाटा नहीं है, आप डाटा बना लीजिए। सरकार डाटा बना रही है और डाटा रोज पेपरों में छप रहा है, उसके बाद सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है उस पर? तो सरकार की नीयत में खोट है। अच्छा। और ये नीयत में खोट अब समझ में आ गया। जो बस्तर में गत दिनों जो हुआ ना, जब रावण रूपी अहंकारी को मंच से भागना पड़ गया, तो वो रावण की कल्पना कर लीजिए कि रावण के दिन अब कितने नजदीक आ गए हैं ना। लेकिन देखिए नरेश जी, आप देखिए अहंकारियों का दिन जाता है साहब, नरेश जी- अहंकारी बहुत दिन तक नहीं रह सकते। ठीक है नरेश जी, लेकिन देखिए मुझे बताइए, डेटा नहीं बनाया 3 साल में सरकार ने, कोर्ट ने पूछा आपके पास डेटा है, उन्होंने कहा हम बना लेते हैं। 15 साल से आप थे सर, इतने ज्यादा आप लोग समझदार हैं, देश में आप लोगों ने प्रदेश में लंबे समय तक राज किया, 15 साल में आप लोग डेटा नहीं जुटा पाए सर? क्या आप आरक्षण देने की तैयारी नहीं कर रहे थे? आपको उस वक्त यह भान नहीं था कि हम आरक्षण देने के लिए जाएंगे तो हमसे डेटा मांग लिया जाएगा? कोई नई चीज तो नहीं मांगी थी ना सर, ये तो आपको तैयारी करके जानी थी, जो आपने 15 सालों में नहीं की, उसे कांग्रेस 3 साल में कर रही है। बताइए सर। नहीं, कांग्रेस तो कर ही नहीं रही है साहब, करने का दिखावा कर रही है। बात आपकी बात से मैं इतना सहमत हूं हाँ। कि कांग्रेस करने का दिखावा कर रही है। यदि करने की नियत होती हाँ। तो इस सरकार के इस अहम प्रोजेक्ट को हर्डल बनने वाले व्यक्ति को प्रिविलेज अपॉइंटमेंट नहीं देती सरकार। ठीक है। बहुत क्रक्स है। आपको मैं ओबलाइज करता हूं, अब सरकार के लिए ये कर दो, सरकार ये कर रही है। ठीक है। टेक एंड गिव का पूरा फार्मूला चल रहा है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, गरीब लोगों को तकलीफ में डाला जा रहा है। नरेश जी, आपसे पूछ रहा हूं, 15 साल में आपने डेटा, चलिए आप आरक्षण ना लागू करवाते, डेटा तो करेक्ट कर लेते सर, वो तो सरकार के लिए अच्छा होता है। योजनाएं कई दूसरी लागू करनी होती है, आरक्षण छोड़िए, हम समाज के लिए कई समाज कल्याण आयोग बनाते हैं। देखिए, आप लोगों ने डेटा क्यों नहीं बनाया सर? हाँ, देखिए डाटा अब भी जिस इंस्ट्रक्शन के साथ डेटे बन रहे हैं, वो उस डेट पे हर पर्पस के लिए एक अलग डाटा होता है। अच्छा, हर पर्पस के लिए एक अलग डाटा होता है। हाँ। डाटा है वो उसको अपडेट करना है आपने। वो देखिए, आपको यदि रिजर्वेशंस के लिए आपको जो क्राइटेरिया है उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन अलग करना होगा। मतलब अब आप वो ये अलग कहना डाटा चाह रहे हैं कि बनेगा। आपके पास डेटा देखिए, था और वो डाटा 15 साल पुराना ना, सर ना, अभिलाष जी, हाँ। 5 साल 15 साल और 10 साल पुराना डाटा काम नहीं आता है। हाँ। यदि आज आपको कार्यवाही करनी है, डाटा तो बहाना हो गया ना साहब, कोर्ट में गए तब डाटा की बात आई। चलिए, कोर्ट तो यदि गए ना सर, आप कम से कोर्ट कम। में जाने अजय से जी, ही यदि वो चीजों आप को कोर्ट रोकते, गए हैं। मेरा तो पूरा कहना है साहब जी। आपने उसको प्रिविलेज अपॉइंटमेंट दिया और ये घोषणा की, और प्रिविलेज अपॉइंटमेंट देखकर उसको चलिए कोर्ट अजय में जी, भेजा। अजय जी चलिए, और ये नरेश जी ने ये समझाने ड्रामाबाजी की है। कोशिश की। अजय जी, मैं सवाल ले लेता हूं, एक ऐसे शख्स को आपने उपकृत क्यों किया? मैं सीधे तौर पे पूछ लेता हूं, जो वो चाह रहे हैं पूछना, जो कि सरकार के किसी फैसले के खिलाफ कोर्ट गया। इसके बारे में एक बार फिर बता दें सर कुछ। देखिए, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को कहां से उपकृत किया, कौन उपकृत किया, सरकार ने उपकृत किया, इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है अभिलाष जी। क्योंकि उपकृत करने का काम ये लोग 15 वर्षों तक करते आए हैं। इन्होंने जोगी परिवार को उपकृत किया कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को खरीदने का काम किया लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। तो जिस तरीके का जिनका चरित्र होता है, वैसे ही आरोप वो दूसरों पर लगाते हैं। इस प्रदेश के अंदर कानून का राज है, संविधान सर्वोपरि है। जो भी संविधान के खिलाफ जाएगा अभिलाष जी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, आपने बहुत लंबा भाषण दिया, सुन लीजिए अब थोड़ा सा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज मुद्दे नहीं है, भारतीय जनता के पार्टी के पास चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश में मुद्दों के लिए तरस रही है, चेहरे के लिए तरस रही है। यहां पर खैरागढ़ का उपचुनाव होता है, इनकी प्रभारी नदारद रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों में जो जिस बीमारी को जन्म दिया है अभिलाष जी, जिस तरीके से आउटसोर्सिंग करके बाहर के लोगों को यहां पे रोजगार देने का काम किया, 15 वर्षों तक डेटा इकट्ठा नहीं किया। और जिस समय हमने इस काम को शुरू किया, मैं कहना चाहूंगा, उस समय कोई चुनाव नहीं था कि हम लोगों को बहकावे में लाने के लिए उस दिशा में काम करते। हमारी नीयत साफ थी, हमारी मंशा साफ थी। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है और ये आरोप सही है, तो साक्ष्यों के साथ आपने आज पीसी की है, उसमें सारे बातों को साक्ष्यों के साथ रखना था। आप रोजगार की बात करते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। अजय चंद्राकर जी ने कितनी बार पीसी की, कितने बार दिल्ली जाकर के मिले। ठीक है संजीव जी, आपसे फाइनल कमेंट लेता हूं। संजीव जी, मुझे ये बताइए कि ओबीसी के आरक्षण का ये उलझा हुआ मुद्दा,
वो तो छत्तीसगढ़ में OBC कब तक मुख्यमंत्री सुलझता बनने दिखेगा? के अजय बाद जी, OBC अजय जी, आश्वस्त समय हुआ है। खत्म हो गया सर। प्लीज संजीव जी संक्षेप में सर, ओबीसी आरक्षण का यह मुद्दा छत्तीसगढ़ में कब तक सुलझ पाएगा, क्योंकि बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं, और क्या इसकी वजह से युवा हमारे अपने हक से महरूम रहेंगे? देखिए, ये चुनावी फायदा उठाने का मामला है, और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के जाते आते ये मामला और गरमाएगा। दोनों पार्टियां आपस में ये तय करने की कोशिश करेंगी कि ओबीसी के हितैषी कौन है, हम ज्यादा हितैषी हैं कि दूसरा पार्टी कम हितैषी है, या वो हितैषी नहीं है, दूसरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव के समय में ये जैसा जैसा चुनाव नजदीक आते जाएंगे यहाँ के, उस हिसाब से यह मामला और गरमाता जाएगा, और इसमें सरकार को ही करना है जो भी करना है। सर समय खत्म हो गया, लेकिन अपने छत्तीसगढ़ के दर्शकों को बस इतना याद दिला दूं कि ये जो मुद्दा छत्तीसगढ़ में अभी चल रहा है ना, इससे 4 स्टेप आगे का मुद्दा मध्य प्रदेश में चल रहा है। 27% ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर के 14% से किया गया था। एक सरकार आई, फिर दूसरी आई, दूसरी ने शुरू किया, फिर उसे हाईकोर्ट में स्टे मिल गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब उसे लेकर के उहापोह चल रही है, लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिली है। 3 साल से ज्यादा हो गया है। आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की जनता को, कि फिलहाल मुगालते में मत रहिएगा। ये कानूनी पेचीदगियों में फंसने वाले मामले होते हैं, ये दिखाने के और होते हैं, करने के और होते हैं। रही बात नौकरियों की, तो सरकार जितनी दे दे उतना प्रसाद समझ के ले लीजिए। लोकतंत्र की देवता होती है सरकार, फिलहाल आप उसी के छत्र छाया में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, नरेश जी, संजीव जी, हमारे इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।